नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें क्लियर की हैं। पहले बिहार के इलेक्शन के दौरान, फिर बंगाल के चुनाव के दौरान आपको याद होगा एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमले किए गए थे। चुनाव आयोग को बिका हुआ, बीजेपी का दलाल, केंद्र सरकार का पपेट, न जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके बाद इंडिया अलायंस के नेताओं को साफ सूंघ गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जरूरी है और यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसलिए एसआईआर करवाकर इलेक्शन कमीशन ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि चुनाव आयोग नागरिकता पर फैसला नहीं कर सकता और एसआईआर का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि बार बार यह आरोप लगाया गया था कि एसआईआर के बहाने चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है, यह विरोधी दलों को चुनाव में हराने की साजिश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे, उन्हें पूरा मौका दिया गया। नियमों के दायरे में रहकर ही चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम काटे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने कांग्रेस के मुंह पर तमाचा क्यों कहा और कांग्रेस ने अपने बचाव में क्या तर्क दिया, और अब ममता बनर्जी की पार्टी का रुख क्या है, यह सब आपको बताऊंगा आज की बात में। बांग्लादेश के बॉर्डर पर घुसपैठियों की जो लाइनें लगी हैं, क्या उनके नाम वोटर लिस्ट में थे? क्या उन्हें सरकारी राशन मिलता था? उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड किसने बनवाए? क्या एसआईआर में नाम कटने की वजह से घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भागने लगे हैं? ये सारे सवाल बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे घुसपैठियों से हमारे रिपोर्टर्स ने पूछे और जो जवाब मिले वो आपको चौंका देंगे। सारे घुसपैठियों की बात आपको सुनवाऊंगा, बांग्लादेशियों की बात आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर अपने फैसले में क्या कहा। एसआईआर को लेकर जितने भी विवाद थे, सुप्रीम कोर्ट ने आज उन सब पर फुल स्टॉप लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन सवालों के जवाब दिए जो एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर का प्रोसेस पूरी तरह संवैधानिक और कानून के दायरे में है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वीएम पंचोली के बेंच ने आज डिटेल में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इन दोनों के तहत चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है। वोटर लिस्ट की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एसआईआर जरूरी है। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में मदद मिलती है। एसआईआर का एक असर तो बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। दूसरा असर पश्चिम बंगाल सरकार की नीतियों पर दिखाई दिया। आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को सरकारी योजनाओं का फायदा दे रही थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को गरीबों को मिलने वाले घर मिल रहे थे, लक्ष्मी भंडार योजना के तहत पैसा मिल रहा था, मुफ्त राशन मिल रहा था। और शुभेंदु अधिकारी ने यह भी बताया कि लक्ष्मी भंडार योजना का फायदा लेने वालों में 30 लाख से ज्यादा फर्जी लाभार्थियों के नाम मिले हैं, जिनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी हैं। असल में आज पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए। 1 जून से 30 अगस्त तक महिलाएं इस योजना का फॉर्म भर पाएंगी। इस स्कीम के तहत 25 साल से 60 साल तक की उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। आज केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया, पॉजिटिव फैसला है। नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को मिलने वाले राशन के सिस्टम की कमियों को दूर करेगी। आज कैबिनेट ने सार्थक पीडीएस स्कीम को मंजूरी दी। इसके तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एआई के इस्तेमाल से लीकेज को रोका जाएगा। राशन पाने वालों का रजिस्ट्रेशन भी एआई की मदद से होगा और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की अलग अलग योजनाओं का लाभ भी लेते हैं। पीडीएस सिस्टम के तहत बेनिफिशियरी
अपनी शिकायतें भी सरकार तक पहुंचा सकेंगे। इसके लिए फोन लाइन और व्हाट्सएप के अलावा चैटबॉट की सुविधा होगी। अगर राशन बांटने वाले ठेकेदार गड़बड़ी करते हैं तो एआई उन पर भी नजर रखेगा। अब कर्नाटक की बात करते हैं। आज ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कल इस्तीफा देंगे। नई सरकार का गठन 30 मई को हो सकता है और डीके शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धारमैया ने गवर्नर से कल मिलने का वक्त मांगा है। कल सुबह सुबह सिद्धारमैया ने अपने सभी मंत्रियों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट के बाद सिद्धारमैया गवर्नर से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे। हालांकि जो विधायक सिद्धारमैया के सपोर्टर हैं वो अभी भी बदलाव नहीं चाहते। आज कांग्रेस के कई विधायकों ने सिद्धारमैया से मिलकर टफ स्टैंड लेने को कहा, पार्टी हाईकमान के सामने खुलकर अपनी बात रखने को कहा, लेकिन सिद्धारमैया ने साफ साफ कह दिया वो ये सब करने के मूड में नहीं है। आगे उनकी रणनीति क्या है इसके बारे में कल इस्तीफा देने के बाद ही बोलेंगे। अब बात केरल की। आज तिरुवनंतपुरम में जमकर हंगामा हुआ। ईडी के अफसरों पर वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, उनकी गाड़ियां तोड़ दी। असल में ईडी की टीम केरल के सीएमआरएल घोटाले की जांच कर रही है। इस घोटाले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी का नाम है। बेटी पिनराई विजयन के घर में ही रहती है, इसलिए ईडी की टीम विजयन के घर रेड डालने पहुंची। जैसे ही यह खबर लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं को मिली तो सैकड़ों लोगों की भीड़ पिनराई विजयन के घर के सामने जमा हो गई। ईडी के अफसर जब घर से बाहर निकले तो भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि भारी पुलिस फोर्स तैनात थी, लेकिन लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। कई पुलिस वालों को भी चोटें आई। जिन गाड़ियों में ईडी के अफसर थे उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अब आपको दिखाता हूं बकरीद से पहले मुंबई में हंगामा क्यों हो रहा है। बीएमसी ने बकरीद पर सोसाइटीज में या खुली जगह पर कुर्बानी पर रोक लगाई है, लेकिन कुछ लोग कुर्बानी के बकरे लेकर सोसाइटीज में पहुंच गए तो हंगामा शुरू हो गया। घाटकोपर और गोरेगांव में टेंशन ज्यादा है क्योंकि दो सोसाइटीज में ज्यादातर लोग मुस्लिम थे, इसलिए बीएमसी ने सोसाइटी में कुर्बानी की परमिशन दे दी। लेकिन विवाद बढ़ा तो बीएमसी को परमिशन वापस लेनी पड़ी। घाटकोपर की सागर पार्क सोसाइटी में कुर्बानी के बकरों के लिए शेड बनाया गया था। 30 से ज्यादा बकरे यहां लाए जा चुके थे, लेकिन हिंदुओं ने इसका विरोध किया तो कल देर रात बीएमसी ने कुर्बानी की परमिशन रद्द कर दी। इसके बाद सोसाइटी में रहने वाले मुस्लिम नाराज हो गए, हिंदुओं को धमकी दी गई। इससे बात और बिगड़ गई। इस वक्त की ताज़ा खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील का फाइनल ड्राफ्ट सामने आ गया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के पोर्ट की नाकेबंदी खत्म करेगा, ईरान के आसपास से अपनी सेना को पीछे हटाएगा। ईरान भी 30 दिन के भीतर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स की आवाजाही बहाल करेगा, लेकिन शिप्स के मूवमेंट का कंट्रोल ईरान के पास ही रहेगा। ईरान के साथ डील पर चर्चा के लिए आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। वैसे तो इस ड्राफ्ट में इजराइल का जिक्र नहीं है, लेकिन इजराइल के मसले पर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की मुसीबत बहुत बढ़ गई है। आज की एक अच्छी खबर आपको बता दूं, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख में पानी की कमी को दूर करने के लिए गजब का काम किया है। बड़ी बड़ी चट्टानों और पहाड़ों के पत्थरों को इकट्ठा करके सिंधु नदी पर चेक डैम बना दिया। इस चेक डैम को बनाने में न तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी, न सीमेंट, न सरिया। सिर्फ चट्टानों की मदद से डैम बना और नदी का पानी रोक दिया। एलजी विनय सक्सेना के विजन पर अमल करते हुए लद्दाख की सरकार ने सिंधु नदी में 4 जगहों पर चेक डैम बनाना शुरू किया है। पहला डैम लद्दाख के ओप्शी में बन गया है। इसका उद्घाटन एलजी वीके सक्सेना ने किया। असल में सिंधु नदी की लद्दाख की लाइफलाइन है, लेकिन लद्दाख में सिंधु नदी जहां से गुजरती है वो पथरीला इलाका है, नदी के पानी की गहराई कम है। ऐसे में लद्दाख के किसान सिंधु नदी के पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस समस्या के निपटारे के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सिंधु जल समृद्धि अभियान शुरू किया है।